हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के इस भाग में हम पाठ 22 में वाक्य विचार के विषय में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग कौन कौन से होते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं तथा इन प्रकारों का हम किस प्रकार से वाक्य बनाने में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। तो बच्चों, पहले अध्यायों में हम जान चुके हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है और प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है, जिससे क्या होता है, जो वक्ता होता है वो अपने विचारों को श्रोता के समक्ष आसानी से प्रकट कर सकता है। जो वाक्य होता है वो वक्ता के कथन को पूर्ण करके समझाता भी है और वाक्य में कथन को प्रकट करने की क्षमता होती है। तो वाक्य क्या हुआ, तो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र व पूर्ण होते हैं। तो इसको अगर एक परिभाषा के रूप में हम परिभाषित करें तो कैसे कहेंगे, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण प्रस्तुत हैं। आज हमारे विद्यालय में पौधारोपण किया गया, बीना बाजार जा रही है। यहाँ दोनों वाक्य अलग अलग बात कह रहे हैं और दोनों बातों का जो उद्देश्य हमें समझ में आ रहा है कि एक में हमारे विद्यालय में पौधारोपण की बात एक छात्रों द्वारा कही जा रही है, तो बीना बाजार जा रही है एक अलग बात है। अब जानते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य का विस्तार, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द जो उद्देश्य की विशेषता बताते हैं, उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। तो इसे हम अपने बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत है, बच्चे अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, उद्देश्य। इसी तरह से चिड़िया के बच्चे अभी छोटे हैं, तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। इसी तरह से लड़की ने अंधे को सड़क पार कराई। तो यहाँ लड़की क्या हुई, उद्देश्य। एक भली लड़की ने अंधे को सड़क पार क्या कराई, तो भली लड़की लगाकर ये क्या हुआ, उद्देश्य का विस्तार। अब समझते हैं कि विधेय किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य की क्रिया अथवा क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द विधेय कहलाते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि उद्देश्य ने क्या काम किया वो क्या बताता है, विधेय बताता है। और विधेय का विस्तार, वाक्य में प्रयुक्त कर्म, क्रिया विशेषण, विशेषण आदि शब्द जो विधेय की विशेषता बताते हैं, विधेय का विस्तार कहलाते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक हाथी चल रहा है, तो यहाँ पे एक हाथी तो क्या हुआ, उद्देश्य, और चल रहा है क्या हुआ, विधेय। अगर इसका हमें विस्तार करना है विधेय का, तो कैसे कहेंगे, एक हाथी लंगड़ाकर चल रहा है, एक हाथी मदमस्त होकर चल रहा है। तो मस्त होकर चल रहा है या लंगड़ाकर चल रहा है, तो ये हुआ विधेय का विस्तार। इसी तरह से रवि लड़ रहा है हुआ विधेय, और रवि सभी से लड़ रहा है हुआ विधेय का विस्तार। अब जानते हैं कि वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में हम विभक्त करते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में एक ही विधेय क्रिया होती है सरल वाक्य होते हैं। मतलब उद्देश्य जो है वो एक बार में एक ही काम कर रहा होता है, तो वो क्या कह रहा है, किसके अंतर्गत आता है, सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। इसमें उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे सीता खेल रही है, तो यहाँ पे सीता एक उद्देश्य है और विधेय क्या हुआ, खेल रही है, तो एक ही क्रिया है यहाँ पर। इसी तरह से शकुंतला और रमा बाजार जा रही हैं, तो उद्देश्य एक से अधिक हो गए। शकुंतला और रमा दो उद्देश्य हो गए और बाजार जा रही हैं, वो क्या हुआ, विधेय हुआ। इसी तरह से संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
तात्पर्य क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य किसी योजक शब्द जैसे और, लेकिन, परंतु या आदि योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य किसी पर आश्रित भी नहीं होते। जैसे कि हम अपनी बात को यहाँ उदाहरण से समझते हैं। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा लेकिन तुम चले जाना। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग है, तुम चले जाना और आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम इन्हें संयुक्त रूप से जोड़ें तो हम किस योजक के द्वारा इन्हें एक कर रहे हैं, लेकिन, कि आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा लेकिन तुम चले जाना। तो लेकिन योजक के द्वारा हमने इन अलग अलग अस्तित्व रखने वाले जो वाक्य हैं इन्हें जोड़ दिया है। इसी तरह से माँ ने खाना बनाया और गीता ने सबको खाना परोसा, ये अलग अलग दो वाक्य हो सकते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया और ने का योजक शब्द है ये, गीता ने सबको खाना परोसा। इसको अगर हमें एक वाक्य में लिखना होगा तो और योजक के द्वारा हमने इसका प्रयोग किया। इसका तीसरा रूप है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य सभी पर आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। चलो इन्हें अब अपने उदाहरण से समझते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और सभी क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। यहाँ पर बच्चों याद रखने की बात है कि जैसे मिश्र वाक्य है इसमें जो योजक शब्द हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे, वैसे, या, तो, इस तरह से जो शब्द लगते हैं वो किसके अंतर्गत लगते हैं, हमारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत लगते हैं। अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेह वाक्य, संकेत वाक्य, इच्छा वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। अब एक एक के बारे में फिर से जान लेते हैं। विधानवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का सामान्य बोध हो, जो सिंपल सेंटेंसेस भी कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे विधानवाचक। जैसे सूर्योदय हो गया। निषेधवाचक, जिसमें कार्य के ना होने का बोध हो, वो निषेध वाक्य। जैसे आज बैंक नहीं खुलेंगे, आप कल यहाँ नहीं आना। और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कल कहाँ थे, आप बाजार से मेरे लिए क्या लाए। यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए, ये क्या हुआ, उपदेश हुआ। तुम कल दिल्ली जाओगे, ये हुई आज्ञा। प्रार्थना क्या हुई, कृपया मेरा शुल्क माफ कर दीजिए। और अनुमति क्या है, क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। तो उपदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि का जो बोध करवाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने में संदेह हो उसे हम क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य। जैसे संभवतः आज तुमने कार्य पूर्ण किया होगा। यहाँ पर संदेह है कि उसने कार्य आज पूर्ण किया है कि नहीं। हो सकता है कल हमारा टीवी आ जाए, तो इसमें भी संदेह हो रहा है कि कल टीवी आएगा कि नहीं आएगा, ये संदेह में स्थिति है। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई कार्य अथवा बात का होना दूसरे कार्य अथवा बात के होने पर निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। इसे हम अपने उदाहरण से समझते हैं। यदि तब तुम मेरी बात मान लेते तो ये दिन ना देखते। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जो दूसरा वाक्य होता है पहले वाक्य पर निर्भर होता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें आज ये नहीं देखना पड़ता या तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं होती। इसी तरह से इसका अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना आदि का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जैसे प्रभु तुम्हारी सदैव रक्षा करें, आयुष्मान हो, काश मैं उस समय ध्यान से पढ़ती आदि। और इसका आखिरी प्रकार है
जो आप जानते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि भावों का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य हम कहते हैं। यहाँ पर भाव अलग अलग होते हैं, उसके लिए जो विस्मयादिबोधक चिन्हों के द्वारा हम इनको व्यक्त करते हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में भी हम ये सब पढ़ चुके हैं। अरे, वाह, हाय, छी, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे विस्मयादिवाचक वाक्य। तो बच्चों, हमने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि परीक्षा में आप आसानी से इनको पहचान सकें और इनको प्रयोग में ला सकें।